हेलो दोस्तों, खेल और खिलाड़ी सीजन 3 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विशु मिश्रा और जैसा हमने आपसे वादा किया था, हर एपिसोड के अंदर हम आपको एक नई खिलाड़ी, एक नई शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। दोस्तों, इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं श्री आदित्य कुमार। आदित्य, शो में आपका स्वागत है। थैंक यू। दोस्तों, आदित्य के बारे में आपको बहुत ब्रीफली बताना चाहूँगा। आदित्य एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं। इन्होंने काफ़ी तरह की क्रिकेट खेली है। ये मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एज एन इंजीनियर पास आउट हैं। इन्होंने कॉलेज क्रिकेट खेली है। इन्होंने मैटिंग पे यूनिवर्सिटी के लिए भी क्रिकेट खेली है। उसके बाद इन्होंने काफ़ी वर्ष क्लब क्रिकेट भी खेली है। इनके गहन अध्ययन और अनुभव का आज हम फ़ायदा उठाते हुए शो को आगे बढ़ाएंगे और इनसे काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल पूछेंगे, जिससे आने वाले बच्चों को और यंगस्टर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आदित्य, सबसे पहले मैं शो की शुरुआत इस सवाल से करता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि इतने वर्षों का जो आपका अनुभव है और आप अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है और शुरुआत कैसे हुई आपकी? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और शुरुआत, जब भी हम लोग शुरुआत की बात करते हैं तो हम लोग अपने आसपास देखते हैं। तो हमारे केस में या फिर सभी के केस में नॉर्मली घर के बड़े होते हैं या फिर आसपास का सराउंडिंग होता है, आसपास के भैया कह लो या फिर आसपास के दोस्त जो कि गेम को खेलते हैं। वो जो भी करते हैं हम लोग वो करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नॉर्मली देखा गया। तो मेरे केस में भी ऐसा था। मेरे बड़े भाई खेला करते थे। इनफैक्ट हम लोग 3 भाई हैं, तीनों काफ़ी अच्छा खेलते हैं। तो हम लोग साथ साथ खेलना शुरू किए एंड इवेंचुअली फिर सबको कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी खेला। तो सबको इस तरह से मेरा शुरुआत था। जी, तो आदित्य, क्रिकेट को लेके जैसे आपने बताया आपके ब्रदर्स भी खेलते हैं क्रिकेट, उनको देख के आप इंस्पायर हुए। तो क्या आप क्रिकेट जब आपने स्टार्ट किया, आप क्या प्रोफेशनली खेलना चाहते थे? आप इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते थे? स्टार्टिंग में ड्रीम था। उसको रिलेटेड आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहा है या सपोर्ट रहा है ओवर द इयर्स? नॉर्मली जब भी कोई स्टार्ट करता है बचपन में तो आइडिया यही होती है कि यू विल रिप्रेजेंट इंडिया। ठीक है, उसमें तो हमेशा ही मतलब हर बच्चे से पूछो, मतलब कोई विराट कोहली बनना चाहेगा। हम लोग के समय इट वाज तेंदुलकर, फिर बीच में धोनी। तो इस तरह से आइडल्स बदलते रहते हैं, बट नॉर्मली सबको पूरा देश, मतलब पूरे देश को ही रिप्रेजेंट करना चाहता है। तो सेम मेरे साथ भी था। तो बट लेकिन हम लोग जब शुरुआत कर रहे थे गेम का, मतलब हम लोग बहुत छोटे शहर में थे। मतलब पिताजी का पोस्टिंग जो था वो छोटे मैं झारखंड में रहा हूँ मोस्टली। तो वहाँ पे वैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है तो आप सोचते जरूर हो, लेकिन उस मंजिल तक नहीं जा पाते हो जहाँ जाना होता है, या फिर आप देर हो चुके हैं। स्पोर्ट्स में एज का एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। तो हम लोग मेरे ख्याल से लेट थे, तो इस कारण कभी आगे खेल नहीं पाए और फिर हम लोग आगे इंजीनियरिंग और फिर जॉब्स और इस तरह और जॉब्स में बिजी हो गए। जी, तो आदित्य, चलिए, आपने बताया कि आपकी एक छोटी जगह से शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद आपने काफ़ी क्रिकेट खेली है। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने क्रिकेट की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली है या आप सेल्फ टॉट क्रिकेटर हैं? फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट कोच्ड। तो जो भी सीखा है मैंने आसपास के लोगों को देख के सीखा है या खुद से उसको ट्राई करके सीखा है। तो खुद से ट्राई करने का फायदा ये है कि आप बार बार एरर करोगे और खुद एनालाइज करोगे। तो जब आप एनालाइज करने लगते हो गेम को, तो फिर काफ़ी सारे चीज़ों पे वर्क कर सकते हो और डिफरेंटली चीज़ों को देख सकते हो। तो मेरे केस में आई वॉज नॉट ट्रेंड एंड जो भी मैंने सीखा है खुद से सीखा है, आसपास के लोगों को करते हुए देखा और उसको फिर इम्प्लाई किया है और उससे सीख के फिर अपने आप को डेवलप किया। जी, तो देखिए दोस्तों, आदित्य ने बहुत अच्छी बात बताई। ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। इन्होंने खुद से सीखा और इनकी ऑब्जर्वेशन पे ही ये रिलाई करें। इन्होंने जाके कहीं ट्रेनिंग ली नहीं। अगर आप भी इस तरह के क्रिकेटर हैं, आप पे कोई फैसिलिटी नहीं है, तो आप आदित्य की इंस्पिरेशन को देख सकते हैं और किस तरह उन्होंने अपने आप को अप्लाई किया। आप भी अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं। आदित्य, ये बहुत अपनी इंटरेस्टिंग बात बताई है। अब आप मेरे को बताइए कि आपकी जो आपने बोला ऑब्जर्वेशन से आपने सीखा है, तो आपकी ये ट्रेनिंग की जर्नी किस किस तरह से रही है? थोड़ा सा आप उसको हमारे दर्शकों के लिए बताइए। हमारे एज में सोशल मीडिया इतना तो नहीं था, लेकिन अब तो सोशल मीडिया भी है काफ़ी। बट जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तो आसपास के जो लोग, लेट सपोज मैं ऑफ स्पिन करता था या लेग स्पिन, उस समय शेन वॉर्न काफ़ी प्रचलित थे। तो यदि कभी मैं लेग स्पिन डाल रहा हूँ, कभी ऑफ स्पिन डाल रहा हूँ, तो वो सब कुछ ट्राई करते करते फिर अल्टीमेटली डिसाइड किया, अच्छा ये मेरे लिए वर्क कर रहा है, ये नहीं वर्क कर रहा है, गूगली कैसे डालनी है, फ्लिपर कैसे डालनी है, ऑफ स्पिन में दूसरा कैसे डालना है।
तो अल्टीमेटली जैसे ऑफ स्पिन की बात करें अपन, तो ऑफ स्पिन मैं परस्यू किया था आफ्टर, मतलब कॉलेज तक तो मैं विकेट कीपिंग किया था खैर। उसके बाद फिर जब यहाँ दिल्ली लीग में खेल रहा था तो आई थिंक हम लोग के पास बॉलर्स की कमी थी। कमी इन द सेंस, मतलब आई वाज थिंकिंग कि मैं कुछ और कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ टीम के लिए, तो फिर ऑफ स्पिन को मैंने पकड़ा और फिर वहां से मैं डेवलप किया अपने आप को कि किस तरह से कोई बॉल ज्यादा टर्न होगी, कोई कम होगी, कोई दूसरा। तो इस तरह से अपने आप को डेवलप किया कि टीम को बेस्ट यूज मिल सके एक प्लेयर का। तो मैं एज अ बैट्समैन खेला करता था, पहले बैट्समैन और विकेट कीपर था, फिर अल्टीमेटली अपने आप को डेवलप कर लिया एज एन ऑलराउंडर, यानी बैटिंग प्लस बॉलिंग। जी, तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, आपने विकेट कीपिंग भी करी है, आपने बैटिंग भी करी है, आप एक बॉलर भी हैं। दोस्तों इस पॉइंट पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे इंडिया में स्ट्रक्चर्ड कोचिंग होती है, बहुत सारे कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया है और नए कंट्रीज है, वहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड कोचिंग भी होती है। एक पर्टिकुलर ढांचे में प्लेयर को नहीं सिखाया जाता, उसको एक्सपोज किया जाता है अलग अलग तरह की क्रिकेट के लिए। इस पॉइंट पे आदित्य मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके अनुभव में एक अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग और एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग में अगर हम कंपेयर करें तो अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग के प्रोस क्या हैं और कॉन्स क्या हैं? अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग में बेसिकली दो चीजें होंगी। एक तो आपके पास टाइम ज्यादा लगेगा, आपको हर चीज के लिए, आप हर चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आपके पास एक अनलिमिटेड टाइम है, आप ट्राई कर सकते हो काफी, तो उसमें टाइम आप काफी ज्यादा दे रहे हो और आपको भी पता नहीं कि आपका स्किल कहाँ पे है और क्या अच्छा आप कर सकते हो सकता है आप सारे चीज में अच्छा हो सकता है कोई एक चीज में अच्छे हो। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे रहे हैं और आपको कोई ऑब्जर्व भी कर रहा है या आप खुद से कितना ऑब्जर्व कर रहे हो। तो अनस्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग का कॉन्स तो ये है, लेकिन प्रोज बहुत ज्यादा है कि आपको भी नहीं पता होता कि आपका पोटेंशियल कहाँ कहाँ है, तो आप कितना चीज कर सकते हो ये भी आपको नहीं पता होता है। तो जब भी जो जरूरत होती है आप शायद उसे निभा पाते हो। लेट सपोज कोई मैच हुआ, आप एज ए स्पिनर खेल रहे हो बट एक कीपर है जो इंजर्ड है, एंड कीपिंग बहुत ही रेयर एबिलिटी है, तो फिर वहां पे आप मिस आउट नहीं करते हो एज अ टीम। तो टीम में यदि ऐसे 2-3 लोग हैं जो कि दोनों काम कर सकते हैं तो यू आर सिक्योर्ड कि आपको जब बॉलिंग करनी है तो आप बॉलिंग भी कर सकते हो, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो आप कीपिंग भी कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि कीपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कीपिंग इंपॉर्टेंट सिर्फ बॉल कलेक्ट करने के लिए नहीं, वो एक इनसाइट्स भी देता है कैप्टन को कि वो किस तरह से कहाँ पे फील्ड होगी, किस तरह से बॉलर्स को यूज कर सकते हैं और बैट्समैन के दिमाग में चल क्या रहा है, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जी, तो एक तो आपने बताया कि एक तो यूटिलिटी है, आप काफ़ी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं गेम के अंदर। दूसरा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो आदित्य बात कर रहे हैं, ये एक क्रिकेटर्स को पता होगा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट लर्निंग, ये अपने अनुभव से खुद इंटरनलाइज करके सीख रहे हैं। और आदित्य, हमने आपसे कोलीग से भी बात करी, उन्होंने बताया कि आप बहुत ही रिलायबल और बहुत बेहतरीन मिडल ऑर्डर बैट्समैन भी रहे हैं। तो मिडल ऑर्डर बैटिंग के बारे में जैसे मैं ये सवाल इसलिए लेना चाहता हूँ, जो यंगस्टर बच्चे हैं सब टॉप ऑर्डर और ओपनिंग बैटिंग की बात करते हैं, क्योंकि आपके पास इतना अनुभव है। आप बताइए कि मिडिल ऑर्डर की बैटिंग क्या होती है और उसकी रेलेवेंस क्या है गेम के अंदर? मिडिल ऑर्डर बैटिंग थैंकलेस जॉब है, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, क्योंकि जब आप टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है, तो मतलब आप मतलब बैट से आप टच भी कर रहे हो तो आई थिंक प्लेस कर दोगे तो 4 मिल जाएगा, क्योंकि वैसा फील्डिंग 40 ओवर्स मैच या 50 ओवर्स मैच में आपके पास वो लीवे होता है। बट जब आप मिडिल ऑर्डर करें तो आपको रन बनाना पड़ता है। एक्चुअल में आप सिंगल अपने लिए भी भागते हो और सामने वाले के लिए भी भागते हो। तो यदि आप 40 रन अपने लिए बना रहे हो तो 40 दूसरे का भी बनवा रहे हो। तो वो एक हार्ड वर्किंग चीज है जो कि सब कोई नहीं लेना चाहते हैं और हर कोई टैलेंट के ऊपर जाता है। बट आई थिंक वहां पे माइंडसेट और टू एक्यूमुलेट थिंग्स, मतलब इकट्ठा धीरे धीरे करना, मतलब लाइफ में भी यदि आप कुछ कर रहे हो तो इंक्रीमेंटल चेंजेस देखते हो। तो मिडिल ऑर्डर बैटिंग उस तरह से, और तो इस कारण से वो काफी क्रूशियल हो जाता है और काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे माइंडसेट। और यदि आप सही माइंडसेट से खेलोगे तभी वहां पे रन बना सकते हो। मेरा ये मानना है कि टॉप ऑर्डर बैटिंग टेक्निक के टर्म्स में थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मिडिल ऑर्डर बैटिंग सब कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यदि आपके पास टेक्निक भी है तो टेम्परमेंट और माइंडसेट एक बहुत जरूरी है। जी, तो दोस्तों आदित्य ने बताया कि टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर की बैटिंग का जो एक ट्रेड ऑफ है, टॉप ऑर्डर में भले ही आप टेक्निक से सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर जो एक बैकबोन होता है टीम का, उसमें पेशेंस, परसिवियरेंस और इन्होंने जो टेम्परामेंट की बात करी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट पे मैं आदित्य आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, तो आपने क्या लाइफ में किसी क्रिकेटर को रोल मॉडल माना, या माना कि मैं इस तरह से खेलना चाहूँगा, या उनको आप ऑब्जर्व करते हैं? एज सच मैंने कभी किसी को रोल मॉडल तो नहीं माना, बट आई एंजॉयड वॉचिंग माइकल बेवन अपने समय पे। आई थिंक वहां से स्टार्ट हुआ, फिर धोनी। दोनों एक ऐसे प्लेयर थे आई थिंक जिनको मैं काफी देखा, क्योंकि दोनों लिमिटेड प्लेयर्स थे। लिमिटेड इन द सेंस दे वर नॉट तेंदुलकर्स, या फिर दे वर नॉट
दे डिड नॉट हैव द एबिलिटी कि वो सब कुछ कर सकें, उनके पास कुछ लिमिटेशंस जरूर था, बट बोथ ऑफ देम न्यू कि क्या लिमिटेशंस है। तो लिमिटेशंस में काम करना यदि आपको आ गया तो आई थिंक आप क्रिकेट ही नहीं किसी भी काम को कर रहे हैं तो काफी अच्छे से कर सकते हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी, तो ये बहुत अच्छी आपने बात बोली कि जो प्लेयर्स आपने चूज करे एज रोल मॉडल, वो आपने उनमें ये भी ऑब्जर्व किया कि वो अपने लिमिटेड दायरे में उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। आदित्य, अब मैं आपसे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल लेना चाहूँगा। हमने आपके कुलीग से भी बात करी है, जैसे मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। आदित्य बहुत वेल नोन है अपनी कैप्टेंसी के लिए और अपने प्लेयर मेंटरिंग के लिए। इन्होंने एक टीम को लीड करा जिसमें अनकैप्ड प्लेयर थे क्लब लेवल तक और उसको फाइनल तक लेके गए। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा अचीवमेंट है और आई थिंक इससे बहुत सारी लर्निंग है बच्चों के लिए और यंग कैप्टन्स के लिए। तो आदित्य, आप मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से अगर आप समझाना चाहेंगे अपनी लैंग्वेज में कि कैप्टेंसी क्या है और कैसे करनी चाहिए, सबसे पहले आप ये बताइए। कैप्टेंसी समथिंग जहाँ पे आपको पहले ये सोचना होगा कि अपने अलावा बाकी लोग से आप क्या करवाना चाहते हो और कैसे करवाना चाहते हो। यदि ये अंडरस्टैंडिंग है कि किसका क्या प्लस है, किसका क्या निगेटिव है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही ईजी हो जाता है आपके लिए कोई भी टीम को लीड करने के लिए। तो क्रिकेट एक टीम गेम है, इंडिविजुअल गेम नहीं है। तो क्रिकेट में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किसका क्या स्ट्रेंथ है, तो कौन क्या कर सकता है, कौन टीम के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। उसमें ये भी हो सकता है कि जब आप प्रैक्टिस करवा रहे हो तो किसी बंदे को आप पुश करने के लिए थोड़ा सा डांट फटकार लगाओगे और किसी को मोटिवेट करोगे, तो दोनों पे मतलब किस तरह से आप उसका बेस्ट यूज कर सकते। वहां भी ट्रायल एंड एरर होगा, बट वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन प्लेयर को किस तरह से आप पुश करवा सकते हो। तो वहां पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेयर इंपॉर्टेंट है, किसको किस रोल में फिट करना है वो इंपॉर्टेंट है, कौन क्या एक्स्ट्रा दे सकता है, कौन क्या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना चाहता है और किसका माइंडसेट किस तरह का है। जैसे कुछ लोग होंगे वो सिर्फ छक्के पे बिलीव करते होंगे, छक्का और चौका मारना है और उसके उसी तरह से रन बनाना है। कुछ लोग सिंगल डबल लेने में विश्वास रखते होंगे, तो उसी तरह से आपको प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर भी सेट करना होगा। सिमिलरली जब आप एक बॉलर से आइडेंटिफाई करते हो तो आपको सिर्फ 50 ओवर या 40 ओवर का बॉल डालना है, मतलब 5 या 6 बॉलर आपको आइडेंटिफाई करना है। लेकिन किसी समय होगा जब किसी को विकेट नहीं मिल रहा है, तो वो क्राइसिस सिचुएशन के समय उस किस बॉलर को आप लगाना चाहोगे, किस बॉलर को आप यूटिलाइज करना चाहोगे। फिर यदि इससे भी बात नहीं बनती है तो बैट्समैन क्या सोच रहा है, किस तरह से सोच रहा है, वो कहाँ पे रन बना रहा है, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसी हिसाब से फील्ड सेट करना पड़ेगा। या फिर कोई सेट हो गया तो हम लोग को कुछ प्लान बी लाना पड़ेगा। प्लान बी का कहने का मतलब है कि यदि वो लेट सपोज बहुत अच्छा है ऑफ साइड में और लेग साइड में थोड़ा कमजोर है, तो फील्ड को किस तरह से सेट करें कि वो कुछ बदलाव आए और फिर वो वहीं पे अटैक करे और वहां पे भी वो विकेट दे जाए, तो हम लोग चांस भी लेते हैं। तो सिमिलरली इस तरह की चीज को इंस्टिंक्टिवली हमेशा ट्राई करते रहना पड़ेगा एंड विथ एक्सपीरियंस आप सीखते जाते हो। जी, तो बहुत अच्छा इंसाइट है। मैं मानता हूँ इस तरह का इंसाइट आपको कैप्टेंसी पे बहुत जगह नहीं मिलेगा। इन्होंने कितनी बेहतरी से बहुत स्मॉल पॉइंट्स बताए। ऑब्वियसली ये बहुत ही सालों का लर्नड स्किल है जो आप जिसका आपने छोटा सा हमको एक नमूना दिया। आदित्य, आप मेरे को ये भी बताइए, ये तो एक आपने काफ़ी स्ट्रैटेजी और एक बड़े प्लेयर्स की बात करी। अब मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, मैन मैनेजमेंट का क्या रोल है गेम के अंदर और मेंटरिंग, चाहे वो जूनियर्स हो या सीनियर्स हो, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैन मैनेजमेंट और मेंटोरिंग आज इन दोनों को आप साथ में भी देख सकते हो। मैन मैनेजमेंट जैसा अभी मैंने डिस्कस भी किया कि किसका क्या स्ट्रेंथ है उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो वो प्रैक्टिस में ही आइडेंटिफाई होगा। तो मैन मैनेजमेंट के लिए सबसे जरूरी है कि आप उसके प्लस माइनस को आप अच्छे से आइडेंटिफाई करिए, उसको डेवलप करो। जो जिस चीज में स्ट्रांग है, लेट सपोज किसी का स्ट्रेंथ है कि शुरुआत में जाके हवा में बहुत अच्छा खेलता है, तो आजकल का जो गेम है शायद आप उसको पावर प्ले में यूज कर लोगे। और कुछ बंदा रन एक्यूमुलेट कर रहा है तो उसे आप मिडिल ऑर्डर के लिए रखोगे ताकि वो सिंगल डबल करके वो रन चुराता रहे, जिसे हम लोग बोलते हैं कि रन सिंगल डबल आते रहना चाहिए विदाउट टू मेनी डॉट बॉल्स। क्योंकि आजकल का गेम में रन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो कोई चौके छक्के से मारेगा, कोई सिंगल डबल से। लेकिन ऐसा भी होता है कोई सिंगल निकाला और फिर 3 डॉट ले लिया, तो वैसा प्लेयर में शायद आप बीच में कभी स्ट्रगल करोगे अच्छे टीम के अगेंस्ट। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना हो कौन रन बॉल बना सकता है, कोई चौका मार सकता है फिर 2-3 डॉट लेगा, तो इस तरह से आपको पूरे फिट करना पड़ता है। तो वो मैन मैनेजमेंट स्किल्स आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी जब भी आप कोई टीम को डेवलप कर रहे हो। सिमिलरली कौन कौन लीडर्स हैं ये भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन आपका गो टू प्लेयर होगा यदि आप स्ट्रगल कर रहे हो तो वो आपका जरूरी हो जाता है। और वहां पे आपको सब कुछ अच्छे से मैनेज करना पड़ता है और यही सब आपको आगे ले जाता है। कोई भी टीम आपकी बिल्ड हो रही हो तो, चाहे वो कोई भी टीम हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। सिमिलरली आप मेंटोरिंग की बात कर रहे हैं तो यदि मेंटोरिंग को देखें तो
छोटे बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई स्किल को डेवलप करे प्रॉपरली। तो जैसे मैं बहुत ही कोच नहीं हूँ, मैं बहुत ही कोचिंग नहीं लिया हूँ, बट नॉर्मली आजकल बहुत आराम से अवेलेबल है, चाहे वो फील्ड पे जाकर कोचेस अवेलेबल है या फिर ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आपको अपने गेम को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो बच्चों के पास हमेशा वो ऑप्शन है कि वो गेम को ऑब्जर्व करें। अब तो अपना भी वो वीडियो बना के देख सकते हैं कि बॉल किस तरह से रिलीज हो रहा है, उसको स्लोमो में देख लिए कि किस तरह से उनका मतलब बॉल में ग्रिप ठीक है या नहीं, बैट का फ्लो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये सारे चीज अब वो ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसके बाद उसे अपने पे अप्लाई करके बार बार देख सकते हैं। तो अब तो काफी इजी हो गया है, बस उनको एक गाइडेंस की जरूरत होती है। समटाइम्स उनको समझ में नहीं आता है कि बैकलिफ्ट कहाँ से आना चाहिए, कैसे बैट पकड़ना चाहिए, ये बेसिक चीज में भी दिक्कत रहती है। तो आई थिंक वहां पे एक गाइड की जरूरत होती है। आई थिंक वो आराम से आजकल इजीली अवेलेबल है, और अदरवाइज भी मतलब आसपास जो सीनियर्स हैं उनसे वो पूछ के इसे गैदर कर सकते हैं। और वहां पे वो स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है। बट उसमें एक बात ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा कि आपका गाइड आपको सही से जज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो वो आपको अपने आप पे सोचना पड़ेगा कि हाँ, इसकी बात को मेरे को बिलीव करना है या नहीं करना है, या कैसे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन मेकर आप है। जी, तो आपने बहुत अच्छे इंसाइट दिया आदित्य ने। मैन मैनेजमेंट के ऊपर इन्होंने इंसाइट दिया, इन्होंने मेंटरिंग के ऊपर इंसाइट दिया। दोस्तों ये बहुत ही फाइन इंसाइट्स हैं, और आई एम श्योर अगर पेरेंट्स, बच्चे या यंगस्टर्स इसको देख रहे हैं तो ज़रूर इसके ऊपर अमल करेंगे। आदित्य, एक क्वेश्चन मैं आपसे और लेना चाहूँगा जो जनरली लोग डिस्कस नहीं करते, वो ये है कि इस लेवल के ऊपर डगआउट का जो एनवायरनमेंट है आपका, ऑफ रोप एनवायरनमेंट, उसकी क्या अहमियत है, और आपके हिसाब से उसके अंदर आपके क्या इनपुट्स होने चाहिए, किस तरह का डगआउट एनवायरनमेंट होना चाहिए एक चैंपियन टीम बनाने के लिए और उसे लीड करने के लिए? आई थिंक डगआउट में बहुत जरूरी है कि एनवायरनमेंट लाइट रहे, चाहे विकेट 10 रन पे 4 विकेट भी गिर गया हो या फिर 100 पे 1 हो। आई थिंक सबको चीयर अप करना चाहिए। जो भी फील्ड के अंदर है उसको ये जरूर पता चलना चाहिए कि मेरे साथ 11 लोग या 15 लोग और बैठे हुए हैं, वो अकेला नहीं है। तो ये एनवायरनमेंट यदि आप डेवलप कर पा रहे हो, मतलब फीलिंग ऑफ अस रेदर देन फीलिंग ऑफ मी, मतलब ऐसा बहुत बार देखा गया है कि इंडिविजुअल सोचते हैं कि वो सुपरस्टार है, बट यदि ये माइंडसेट में आ गया तो आई थिंक वो बहुत दिन तक वो स्टार नहीं रह पाते हैं नॉर्मली। तो वहां पे ये जरूरी है कि आपको अब ऐसा महसूस नहीं करना है कि आप एक सुपरस्टार हो, आप एक टीम के लिए खेलो। तो यदि आप टीम के लिए खेलोगे, और यदि मान लो आज मैं 50 बनाया, कल वो 50 बनाया, तो यदि है कि आज चलो मैं फेल कर गया तो वो बना ले, ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आज मैं नहीं बनाया तो वो भी ना बनाए। ऐसा भी बहुत बार डगआउट्स में देखा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, तो यदि वो आप डेवलप कर पा रहे हो तो आई थिंक क्रिकेट ही नहीं, मतलब आगे भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोसाइटी में सभी कोई रहते हैं तो सबके लिए वो इंपॉर्टेंट है। फैमिली में भी कोई अच्छा कर रहा होता है, कभी कोई खराब कर रहा होता है, तो आपको सपोर्ट करना होता है, इसीलिए वो फैमिली कहलाता है। तो जब आप वो फैमिली बिल्ड कर पाते हो एज अ कैप्टन या एज अ मैनेजर या फिर एज अ कोच, तो फिर आई थिंक आप अपने टीम को आगे ले जा पाते हो, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी टीम के। जी, थैंक यू सो मच उस आंसर के लिए। दोस्तों, एक लाइन का मंत्र है, द फीलिंग ऑफ अस रादर देन द फीलिंग ऑफ मी। आदित्य, इसी के साथ मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा, हमें बहुत ब्रीफली अपने इनपुट्स दें, आपका टेक क्या है अगर आप किसी विकेट कीपर को कोई मैसेज देना चाहते हैं कि विकेट कीपिंग को कैसे वो अप्रोच करें, पहला सवाल। और दूसरा, बॉलिंग के अंदर आप और क्या क्या कर सकते हैं मैच में प्लेयर टू प्लेयर कॉन्टेस्ट क्रिएट करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सबसे पहले विकेट कीपिंग का यदि बात करें तो विकेट कीपिंग मैं खुद ही बहुत अनऑर्थोडॉक्स था। जैसे नॉर्मली सबको मार्क करते हैं कि कहाँ खड़ा होंगे, क्या होंगे। आई ऑलवेज फेल्ट कि मेरे मतलब वेस्ट साइज के ऊपर मैं गैदर कर पाऊँ, मतलब थोड़ा उस तरह से कि बॉल का मूवमेंट कितना होगा कि मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि पेस के हिसाब से वो एडजस्ट करूँ। बट नॉर्मली कोई कीपर को कंफर्ट ये रहता है कि वो नीचे से बॉल कलेक्ट करे, विच आई डोंट अप्रूव ऑफ, बट मतलब वो सबका अपना पर्सनल होता है। मैं इस पे बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि टेक्निकली आई थिंक आई वॉज नॉट देयर वेयर बेस्ट ऑफ द पीपल वेयर देयर। तो मैं अपने हिसाब से अपना कंफर्ट देखता था और उस हिसाब से फिर मूवमेंट डिसाइड करके काम चलाता था। तो मैं कीपिंग में तो बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा इसमें, बट यदि आप दूसरा सवाल आपका था बॉलिंग में आप क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते हो बैट्समैन से कॉन्टेस्ट के लिए, तो वहां पे आपको बैट्समैन को देखना पड़ेगा बैट्समैन करना क्या चाह रहा है। ये सब जरूरत तब पड़ती है जब मेरे ख्याल से वो सेट हो जाता है, 30-40 रन बना चुका होता है, तब आप कॉन्टेस्ट पे आते हो। उससे पहले तो आप सिमिलरली अपना स्ट्रेंथ पे खेलना चाहते हो कि उसमें वो क्या कर रहा है। क्योंकि मैं भी जब बॉलिंग करता हूँ तो शुरुआत में मैं कोशिश करता हूँ मेरा टप्पा सही पड़ जाए, मतलब जहां भी बॉल ड्रॉप करना है वो कंसिस्टेंटली एक जगह पड़े। फिर यदि बैट्समैन कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट कर रहा है तभी मैं सोचूंगा या तभी मैं और कुछ डिफरेंटली ट्राई करने की कोशिश करूंगा।
या फिर कोई सिचुएशन ऐसा बन गया कि अब 30 बॉल में 40 चाहिए, या फिर कुछ ऐसा डिमांड है टीम का, तभी मैं कुछ वैरी करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज मैं अपने ही स्ट्रेंथ पे खेलना चाहूंगा, और यही मेरे ख्याल से सबको करना चाहिए। उसके बाद यदि कोई बैट्समैन ऐसा है कि सेट हो गया एंड आई वांट टू टेक हिज विकेट, मतलब विकेट तो आप हमेशा ही लेना चाहोगे, लेकिन वो क्रूशियल हो जाता है, नहीं तो फिर हमें पता है कि मैच हमारे हाथ से निकल सकती है, तो फिर हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेट सपोज एक फील्डर, हम लोग एक चांस लिए, मतलब डीप लॉन्ग ऑन हटा दिए और एक 30 यार्ड पे ले आए। लेट सपोज वो स्वीप बहुत अच्छा करता है और वो हम चांस लिए और एकदम आउटसाइड ऑफ हम बॉल डाल रहे हैं, तो चांसेस है कि वो स्वीप करके छक्का मारना चाहेगा। तो हम ये 30 यार्ड के अंदर एक फील्डर लाए और कोशिश कर रहे हैं कि टॉपेज लगे और हवा में लटक जाए, हवा में बॉल चली जाए और विकेट आ जाए। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हमेशा करते हैं हम लोग। या फिर कभी 3 प्लेयर ऑफ साइड में पैक कर लिए, 3 या 4 प्लेयर, और उसके बाद फिर बोल रहे हैं आप मारो ऑफ साइड के बाहर जितना भी मार सकते हो। डिफरेंट प्लेयर यानी कि डिफरेंट बॉलर की कैपेसिटी से और डिफरेंट प्लेयर्स के एबिलिटी पे जो हम लोग को उस समय लग रहा है इंस्टिंक्टिवली, तो वो हम लोग ट्राई करते हैं, और फिर उसी में कभी आप सक्सेसफुल होते हो, कभी नहीं होते, बट ट्राई हमेशा मैं करते रहता हूँ, और मैं बोलूंगा कि सबको करना चाहिए। मेरे ख्याल से वहीं से रिजल्ट आता है। जी, थैंक यू सो मच उस आंसर के लिए। दोस्तों, इन्होंने बताया कि जब बैट्समैन सेट हो जाता है 30-40 रन के बाद, उसके बाद एक्चुअली उसके साथ असली गेम शुरू होता है, जिसके अंदर वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है और आप भी कुछ कुछ ट्राई कर रहे हैं। ये जिसको बोलते हैं एक ओपन स्किल है, और ये प्रैक्टिस के साथ ही हमें सीखने के लिए मिलता है। आदित्य, इसी के साथ मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। मुझे आप बहुत ब्रीफली बताइए कि आपका क्या टेक है। जैसे हमने सुना है आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत अच्छी है, उस पर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है रनिंग बिटवीन द विकेट्स के ऊपर? रनिंग बिटवीन द विकेट, एज आई सेड, सिंगल्स और डबल्स यदि आपको लेना आ गया तो आई थिंक आप क्रिकेट बहुत अच्छे से खेल पाओगे। स्पेशली मिडिल ऑर्डर की बैटिंग में देखेंगे तो रन्स हर बॉल पे सिंगल डबल इस तरह से आपका एक्यूमुलेट होगा, चौका और छक्का थोड़ा कम आता। तो वहां पे सिंगल और डबल लेने के लिए आपको ये माइंडसेट में बहुत जरूरी होना चाहिए, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि हमें सिंगल लेना ही है। मतलब मैं जब भी गेम खेलता था तो मैं रन बॉल खेलने का कोशिश करता हूँ हमेशा। यदि सिंगल आ रही है तो आपका स्ट्राइक रेट ऐसे भी 100 के आसपास है, तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं, बीच बीच में आपकी बाउंड्रीज आ जाएगी, तो जो डॉट्स आप लोगे वो कवर हो जाता है नॉर्मली, और उसके बाद फिर यू कैन एक्सेलरेट एज पर योर विश। मतलब आप शेल में कभी भी नहीं जाते हो, और प्लस हर बॉल पे आप रन बनने का आपका माइंडसेट है, तो बॉडी का जो ब्लड फ्लो होता है वो काफी अच्छा रहता है, और मेरे ख्याल से फिर आप कुछ भी जो भी चाह रहे हो फील्ड पे कर सकते हो, यदि आपका फिटनेस वहां तक है तो, उस लेवल तक है तो इसलिए मेरा तो आइडिया हमेशा से सिंपल रहा है कि हर बॉल पे सिंगल ट्राई करो। यदि फील्डर थोड़ा भी ढीला है तो ट्राई टू टेक अ सिंगल, क्योंकि उससे बॉलर्स परेशान होते हैं। बॉलर्स यदि परेशान होंगे, क्योंकि मेरा एक बेसिक बैटिंग स्टाइल है, मान लो कि मैं लेग साइड खेलता हूँ, दूसरे वाले का कोई जरूरी नहीं है वैसा स्टाइल हो, वो हो सकता है ऑफ साइड में काफी अच्छा, तो आपको फील्ड चेंज करना होता है जिससे कि फील्डर परेशान होते हैं। और यदि फील्डर परेशान हो रहा है तो अपने आप वो मतलब मोटिवेशन उनका थोड़ा गिरता है कि यार ये जब तक खेलेगा तब तक तो ऐसे ही चलता रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आप रन चुरा लेते हो। जहां 4 रन हर ओवर में बनते हैं वहां 6 बन सकते हैं। तो इस तरह से ही गेम चलता रहता है, और गेम चलता रहेगा तो ऑटोमेटिक बीच में चौका छक्का, तो बॉलर्स भी तो लूज बॉल डालेंगे, तो आपका रन रेट हमेशा इंटैक्ट है, यू आर अहेड ऑफ द अदर्स। जी, तो थैंक यू सो मच उस आंसर के लिए। इन्होंने बताया कि गेम चलाना बहुत ज़रूरी है, हर टाइम फील्डर को चैलेंज करना, बॉलर को चैलेंज करना, ये एक बहुत ही कोर स्किल है। अगर आपको अच्छा बैट्समैन बनना है, आपको रनिंग बिटवीन द विकेट्स में बहुत ही स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा, स्पेशली अच्छे मैचेस के लिए। आदित्य, अब मैं अपने लास्ट फेज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी गलतियाँ या मिस्टेक्स हैं जो आपको लगता है आपने करी हैं अपने इतने लंबे क्रिकेट की जर्नी में, जो आप चाहेंगे कि यंगस्टर्स ना करें? मिस्टेक्स एज इन, मैं कभी भी कोई चैलेंज को या फिर मिस्टेक्स को देखता हूँ कि उससे क्या सीख रहा हूँ, तो हर मैच में डिफरेंट मिस्टेक्स लोग करते हैं। तो समटाइम्स आप आगे बढ़ के मान लो हिट कर ले रहे हो, तो मतलब वो भी एक मिस्टेक है। तो किस तरह की मिस्टेक्स है वो हर मैच में थोड़ा चेंज होते रहता है, क्योंकि क्रिकेट हर एक क्रिकेट मैच बेसिकली एक लाइफ बुक है आपका, तो वहां से कुछ डिफरेंट आप निकाल के ले ही जाओगे। तो सिमिलरली हर मैच में कुछ ना कुछ आप नया गलती करोगे, लेकिन कोशिश करना है कि पुराने वाले रिपीट ना हो। मेरे ख्याल से वो भी कभी कभी रिपीट होते हैं 30 मैच बाद या 20 मैच बाद, तो बस वो रिपीटिशन, वो मिस्टेक्स को जितना आप मिनिमाइज कर लोगे तो आप उतना अच्छा क्रिकेटर बन जाओगे। तो मेरे को तो बस इतना ही लगता है कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसको नोट करो, दिमाग में नोट करो, यदि लिखना है तो आप लिख भी लो, बट उसको मिनिमाइज करते चलो, क्योंकि मिस्टेक्स है इतना लंबा, यदि आप क्रिकेट खेल रहे हो तो बार बार वैसा मिस्टेक्स एक आध बार होगा, तो उसके लिए परेशान भी नहीं होना, बट यू शुड बी अवेयर कि आप क्या गलती कर रहे हो, फिर आगे बढ़ जाओ। जी, थैंक यू सो मच इस आंसर के लिए आदित्य। इन्होंने बोला कि मिस्टेक्स के बारे में आप अवेयर रहें, उनसे घबराएं नहीं,
और ट्राई करें वो रिपीट ना हो, आपके नोटिस में ज़रूर हो कि आप गलतियाँ क्या कर रहे हैं। आदित्य, अब आप मेरे को ये बताइए, मैं स्पेशली ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी बैकग्राउंड एक अनस्ट्रक्चर्ड सेल्फ टॉट कोचिंग की है और आपने थोड़ा लेट भी क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया है। आप बहुत अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे उस तरह के बच्चों से जो यंग एज ग्रुप में खेलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग से आते हैं। इसी के साथ लेकिन जो हमारा क्रिकेटिंग का जो फॉर्मेट है उसके अंदर एज लिमिटेशंस भी हैं, अंडर 23 है, 25 है। तो आपको क्या लगता है कि ओपन एज ग्रुप क्रिकेटर्स की क्या जगह है और उससे रिलेटेड कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए इंक्लूसिविटी के लिए गेम के अंदर? और जैसे आजकल इकोसिस्टम बदल रहा है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बात हो रही है, T20 क्रिकेट की बात हो रही है, इस सब के बारे में आपका क्या ओपिनियन? मेरे को लगता है कि जब तक आप खेल सकते हो खेलो और खेलते रहो, क्योंकि अल्टीमेटली बॉडी यदि आपकी फिट है तो माइंड भी फिट है। तो मैं तो बोलूँगा कि जो जब तक खेल सकते हैं वो खेलेंगे। जो रिस्ट्रिक्शंस है तो डिफरेंट लेवल पे, जैसे अंडर 23 की आप बात की, अंडर 25 की बात की, तो जो एज लिमिट्स है तो उस हिसाब से कंपटीशन डिफरेंट लेवल में बाइफरकेट हो रहा है। तो अपॉर्चुनिटीज उस हिसाब से हम लोग डिफरेंट प्लेयर्स को डिफरेंट जगह दे रहे हैं। तो जितना भी सेगमेंट्स है उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट उस हिसाब से प्लेयर अपना चैलेंज और अपना स्किल डेवलप करते रहेंगे। तो जितना बाइफरकेशन होगा उतना ज्यादा क्रिकेट मिलेगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। बट एज एन इंडिविजुअल मैं बोलूंगा जब तक जो क्रिकेट खेल सकते हैं जितना वो खेलें। उसके बाद आप बोले फ्रेंचाइजी क्रिकेट की, तो फ्रेंचाइजी क्रिकेट काफी मतलब चलन में है। तो फ्रेंचाइजी क्रिकेट यदि चल रही है अब तो मतलब मेरे ख्याल से वो फ्यूचर वही है, क्योंकि पहले हम लोग इंटरनेशनली या स्पोर्ट्स में यदि बात करें हम लोग तो डिफरेंट कंट्री वाइज चलता था, स्टेट वाइज चलता था, लेकिन अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उससे अपॉर्चुनिटीज ही इंक्रीज कर रही है। तो यदि अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज कर रही है तो उतने प्लेयर्स और आप डेवलप कर पा रहे हो, एंड जितना प्लेयर्स डेवलप होंगे आई थिंक गेम के लिए उतना ही अच्छा। तो मेरा तो टेक यही है। जी, थैंक यू सो मच उस आंसर के लिए। आदित्य, अब मैं आपसे जो एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ वो ये है कि आप तो देखिए आपने क्रिकेट खेला है, एंजॉय किया है, आप एक बैकग्राउंड से, आप एक एजुकेटेड इंसान हैं, आप इंजीनियर हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं। आप आने क्रिकेट में जो बच्चे हैं आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे रिगार्डिंग लाइफ आफ्टर क्रिकेट? अगर आप क्रिकेटर नहीं बन पाते, फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया नहीं खेल पा रहे, स्टेट नहीं खेल पा रहे, तो आपकी प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए लाइफ? मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले वो डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कैसा खेल रहे हो और कब तक गेम में रहना चाहते हो। गेम में रहने का मतलब है कि लेट सपोज आप टारगेट कर रहे हो कि इंडिया खेलोगे, तो प्रैक्टिकली आप कहाँ पे हो ये एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो वो एनालिसिस किस टाइम तक आप करना चाहते हो कि अच्छा मैं 18 साल तक यहाँ पहुंचा तो आगे परस्यू करूंगा या फिर और 1 साल ट्राई करूंगा, बट वो 1 साल फिर 3 साल या 5 साल नहीं होना चाहिए। तो वो एनालिसिस बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से वो बिलीफ होना चाहिए कि आप इंडिया खेल लोगे, अदरवाइज आप कभी भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर मतलब मजा नहीं आएगा। तो बिलीफ, फिर प्रैक्टिस, फिर एनालिसिस, और फिर उसी के बेस पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है अब नहीं हो पा रहा है इतना, तो मेरे ख्याल से इस कंपटीशन में शायद मुश्किल होगा, तो एक प्लान बी की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तो उस केस में आई थिंक एजुकेशन या फिर आजकल डिफरेंट स्किल सेट लोग डेवलप कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, जिसमें भी उनका एक्सपर्टीज हो, आई थिंक दे कैन ट्राई और उसमें आगे बढ़ जाना चाहिए। और क्रिकेट को यदि या फिर कोई भी स्पोर्ट्स की बात करें तो उन्हें खेलते रहना चाहिए, बट आई थिंक वो प्रोफेशनल की जगह मतलब कीप देमसेल्व्स हैप्पी बिकॉज वो एंजॉय करते हैं उस गेम को। जी, तो इन्होंने बहुत अच्छा इंसाइट दिया। इन्होंने कहा आपके पास प्लान बी जरूर होना चाहिए। उसी के साथ इन्होंने ये भी बताया कि आपको एक रियलिस्टिक एनालिसिस जरूर होना चाहिए अपने बारे में, एक ऑनेस्ट ओपिनियन कि मैं इसमें कहाँ तक खेल सकता हूँ, कहाँ तक सर्वाइव कर सकता हूँ। उसके साथ आप अपनी लाइफ भी प्लान कर सकते हैं और अपना क्रिकेट भी प्लान कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आदित्य इन इंसाइट्स के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले समय में भी क्रिकेट के साथ जुड़े रहेंगे और इसी तरह अपने इंसाइट्स देते रहेंगे और बच्चों को मेंटर करते रहेंगे जहाँ भी आप क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ, क्रिकेट से तो लगाव है और जुड़े ही रहेंगे, चाहे वो जब तक खेल पा रहा हूँ खेलूंगा, अदरवाइज भी जुड़ा ही रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग। थैंक यू। दोस्तों, ये थे आदित्य कुमार, एक अनुभवी क्रिकेटर जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन इंसाइट्स दी काफ़ी फाइन चीज़ों के बारे में। इसी तरह जुड़े रहिए खेल और खिलाड़ी सीजन 3 के साथ। मैं हूं आपका होस्ट विश्व मिश्रा। धन्यवाद।